हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा एप्लीकेशन पर। और दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी रीसेंट एग्जाम्स में लगातार अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा रही है, साथ ही साथ डेली लाइफ में और मॉडर्न लाइफ में नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूज एंड यूटिलाइजेशन है वो रेगुलर बेसिस पर बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई एक जागरूक नागरिक के तौर पर, है ना, एक अवेयर सिटीजन के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। भले ही आप उनसे अवेयर नहीं, आपको पता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में बहुत ज्यादा हम लोग इनको यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नैनो? नैनो का मतलब क्या है? यही क्वेश्चन आपके जो पीसीएस एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि व्हाट इज द मीन ऑफ नैनो। देखिए, नैनो जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक टर्म है और नैनो का मतलब होता है ड्वार्फ। नैनो का मतलब क्या होता है? ड्वार्फ। और ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बोना। क्लियर? इसके अलावा वैसे भी आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल होता था, पहले उसमें सिम कार्ड आता था, बड़ा सिम कार्ड आता था, फिर छोटा आने लगा, उसको आपने बोल दिया माइक्रो सिम, और अब उससे भी छोटा आता है, बहुत छोटा, उसको नैनो सिम बोलते हैं। तो नैनो जनरली मींस दैट समथिंग वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटा, दैट इज नैनो। क्लियर? ठीक है। अब जब ये नैनो टर्म आई, जब ये नैनो वर्ड आया, तो इसका और मतलब क्या है? ये टर्म भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वहां पर लास्ट बार जब पीसीएस एग्जाम का पेपर लगा, आई थिंक 2018 प्री के अंदर, तब एक क्वेश्चन आया था कि जो नैनो स्केल होता है, जो नैनो स्केल होता है, या जिसको कहते हैं नैनो पैमाना, नैनो स्केल जिसको बोला जाता है नैनो पैमाना, या इसी को बोलते हैं नैनो रेंज। क्लियर? तो नैनो रेंज क्या होती है, या फिर नैनो के अंदर जो आप नैनो साइज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप किस साइज को कंसीडर करते हैं? नैनो परास। भाई आपने कह तो दिया नैनो मतलब बहुत छोटा, आपने बता दिया है, लेकिन आपसे यह पूछा जा रहा है कि कोई क्राइटेरिया तो होगा, कोई कैलकुलेशन तो होगी कि भाई ये यहां से यहां तक की जो रेंज है, जो डिस्टेंस है, या जो हाइट है, या जो साइज है, या जो शेप है, वो नैनो के अंदर कंसीडर की जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, नैनो के अंदर रखा जाता है 10 टू द पावर -9 मीटर से लेके और 10 टू द पावर -7 मीटर की रेंज। क्लियर? 10 की पावर -9 मीटर की रेंज से लेकर और 10 की पावर -7 सीएम नहीं, 10 की पावर 7 मीटर की जो रेंज है, इसको किस में रखा जाता है? इसको रखा जाता है नैनो रेंज के अंदर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। देखिए, जब आप बात करते हैं नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर? अब इसको ऑपोजिट पढ़ते हैं। बताइए, अगर 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर्स होंगे? बताइए, इसको नीचे ऐसे ले जाएंगे, बताइए कितना बना? 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? 10 की पावर 9। और 10 की पावर 9 आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, आई थिंक 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ये टोटल नंबर को जोड़ेंगे तो ये आएगा 100 करोड़। यानी आप कह सकते हैं कि नैनो क्या है? नैनो 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा है। 1 मीटर का कौन सा पार्ट है बताइए? 100 करोड़। यानी कि 1 मीटर के अंदर जब आप नैनोमीटर को कैलकुलेट करेंगे, कितने नैनोमीटर रखे जा सकते हैं? 100 करोड़। या फिर आप कह सकते हो 1 अरब। क्या कह सकते हो? 1 अरब भी कह सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नैनो रेंज की डेफिनेशन क्या है, तो नैनो रेंज कहां से कहां होती है? 10 टू द पावर -9 मीटर से 10 टू द पावर -7 मीटर। क्लियर? ओके। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके में लिखेंगे। अच्छा, 10 की पावर -9 का मतलब होता है 1 नैनोमीटर। क्लियर? तो 10 की पावर -7 मीटर का मतलब क्या होगा बताइए? तो अब आप सोचेंगे यहां पर कि अगर 10 की पावर -9 का मतलब क्या है? 1 नैनोमीटर है, तो 10 की पावर -7 का मतलब होगा 100 नैनोमीटर। क्या होगा बताइएगा?
100 नैनोमीटर। क्यों? जैसे ही आप 100 नैनोमीटर की जगह देखिएगा, जैसे ही 100 इधर नैनोमीटर की 10 की पावर -9 रखेंगे, ये 9 हो गई, ये क्या हो गया 2, 10 टू द पावर 2। अरे 100 का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 2, 9 में से 2 गया, ऑटोमेटिकली निकल के आ गया 10 टू द पावर -7 मीटर। बात समझ में आ गई? तो नैनो रेंज की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद में टेक्नोलॉजी क्यों हमें पढ़नी पड़ रही है, डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, और कैसे कैसे हम लोग हमारे फ्यूचर में हम नैनो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में हम देखेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो नैनो का फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो टर्म कहां से ली गई है बताइए? ग्रीक लैंग्वेज में है, और ग्रीक लैंग्वेज में इसका जो मतलब है दैट इज ड्वार्फ, मतलब है बोना। क्लियर? और नैनो पैमाना दोस्तों, नैनो पैमाना, नैनो रेंज या नैनो परास, आप कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की साइज, किसी भी पार्टिकल का साइज, किसी भी कण का साइज अगर 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर की रेंज में है, या कह सकते हो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नैनो स्केल कहेंगे, या उस पार्टिकल को हम नैनो पार्टिकल कहेंगे। क्लियर? नैनो कण कहेंगे। अब नैनो का जब हमने मीटर के साथ कंपैरिजन किया तो हमें क्या पता चला कि सर 1 नैनोमीटर के अंदर 10 टू द पावर -9 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर के अंदर 10 टू द पावर 9 क्या होंगे? नैनोमीटर। इसका मतलब 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा, 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा जो आपका होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा नैनोमीटर, या कह सकते हो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, 1 अरबवां हिस्सा। क्लियर? दैट इज नैनो। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिएगा, अब दोस्तों नैनो टर्म का मतलब तो ये समझ में आया, तो व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो गाइज, नैनो टेक्नोलॉजी जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी वो आपकी ब्रांच है, साइंस में वो ब्रांच है जो कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स की स्टडी, उन पार्टिकल्स का यूटिलाइजेशन और उन पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर को चेंज करना, उस पार्टिकल के द्वारा उन पार्टिकल्स की जो साइज है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यानी कि नैनो स्केल के, नैनो पैमाने के अंदर जो कण आते हैं या नैनो पैमाने के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आती हैं, उनमें चेंज करना, उनकी स्टडी करना, उनका यूटिलाइज करना, उनसे तरह तरह के प्रोडक्ट बनाना, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। यानी नैनो प्रौद्योगिकी के अंदर आप नैनो पैमाने के अंदर, नैनो रेंज के अंदर आने वाले जो कण हैं, इससे इस साइज के बीच में आने वाले जो पार्टिकल्स हैं, आप उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, उस स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने के लिए स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, और साथ ही साथ आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हो नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पर, और उन प्रोडक्ट्स का डेली लाइफ में आप एप्लीकेशन करते हो, यूटिलाइजेशन करते हो, और लाइफ को आसान बनाते हो, लाइफ को एडवांस्ड बनाते हो, लाइफ को मॉडर्न बनाते हो। दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो नैनो टर्म को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि, देखिए, चलिएगा, एक एक चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात दी गई है वो क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या फिर 10 टू द पावर -9 मीटर से 10 टू द पावर -7 मीटर स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी टेक्निक्स और उससे रिलेटेड साइंस का क्या है? ग्रुप है। क्लियर? ये मैं बता चुका हूं। 1 नैनोमीटर जो है वो 1 मीटर का 100 करोड़ पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो 1 अरबवां हिस्सा है, या कह सकते हो 10 की पावर 9वां हिस्सा है। ठीक है, ये भी क्लियर है। अच्छा, ये नैनो रेंज आपको कहां देखने को मिलती है अपनी लाइफ में? तो दोस्तों, जो कार्बन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें 2 कार्बनों के बीच की जो एवरेज रेंज होती है, जैसे आपने कार्बन के एलोट्रोप पढ़े हैं, कार्बन के अपर रूप पढ़े हैं, अपर रूप में आपने डायमंड पढ़ा है, ग्रेफाइट पढ़ा है, फुलरीन पढ़ा है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। अपर रूप क्या होते हैं? चलिए बता देता हूं आपको। अपर रूप होते हैं एक ही पदार्थ के, एक ही सब्सटेंस की ऐसी फॉर्म्स, एक ही पदार्थ के ऐसे रूप
जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, बाकी उनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। यानी एक पदार्थ के ऐसे रूप जिनका जो रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो तो सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है। अरे ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड में भी कार्बन है, और फुलरीन भी कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज है कि जो आपका डायमंड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, चतुष्फलकीय है, क्लियर, टेट्राहेड्रल है। और उसके बाद जो आपकी ग्रेफाइट है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर है षटकोणीय परतदार, हेक्सागोनल है, और उसमें लेयर्स पाई जाती हैं एक ऊपर एक, अभी बता रहा हूं मैं आपको। और फुलरीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, गुंबद के जैसी होती है। फुलरीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो बकीबॉल स्ट्रक्चर होती है, वॉलीबॉल के जैसी होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में चेंज हो लेकिन रासायनिक संगठन वही हो, ऐसे एक ही पदार्थ की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन जो है ये कार्बन की क्रिस्टलाइट फॉर्म है, क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप वे होते हैं जिनकी एक विशेष ज्यामिति होती है, जिनकी एक विशेष ज्योमेट्री होती है, जिनकी एक स्पेशल शेप एंड साइज होती है, क्लियर। और एक्रिस्टलीय जो नॉन क्रिस्टलाइज्ड है उसके अंदर आता है आपका कोयला, कोल, उसी के अंदर आपकी कोक, चारकोल, काजल जो होता है जिसको आप लैंप चार बोलते हैं, वो सब किसमें आते हैं, एक्रिस्टलीय अपर रूप में। तो कार्बन के क्रिस्टलाइज्ड, एक्रिस्टलाइज्ड फॉर्म जो है वो आप जनरल साइंस में भी पढ़ते हैं। चलिए, तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं या कार्बन के बनी हुई जो स्ट्रक्चर होती हैं उनमें दो कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 0.12 से लेके 0.15 नैनोमीटर की रेंज में होती है। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्या बोलते हैं इसको, बंध लंबाई। मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बॉन्ड लेंथ जो होती है, बंध लंबाई जो होती है वो नैनोमीटर रेंज में होती है, हम ये कहना चाह रहे हैं, क्लियर। अब मैं आपको इसको दिखाता हूं कि भाई बॉन्ड लेंथ जो होती है वो नैनोमीटर रेंज में कैसे होती है। मैं आपको डायग्राम्स दिखाता हूं, देखिएगा, मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं, लीजिएगा। देखिए, आप देखेंगे ये रहा भाई, देखिए आप पाएंगे यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फुलरीन। ये फुलरीन है, ये ग्रेफाइट, एंड दिस इज डायमंड, क्लियर। डायमंड में कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 0.0154 नैनोमीटर। अभी आपको लगभग यही रेंज बताई है मैंने, डायमंड के अंदर कार्बन बॉन्ड लेंथ। जब आप बात करेंगे ग्रेफाइट के अंदर, तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, 0.142 नैनोमीटर। ये ग्रेफाइट में कार्बन बॉन्ड लेंथ है। और जब आप फुलरीन की बात करेंगे तो फुलरीन में देखिए, फुलरीन में लगभग 60 कार्बन पाए जाते हैं, और 60 कार्बन में जो कुछ जो होते हैं वो इस तरह अटैच होते हैं कि वो एक पेंटागोन बनाते हैं, कुछ जो बनाते हैं वो पंचफलक बनाते हैं, कुछ षटफलक बनाते हैं, कुछ हेक्सागोन बनाते हैं, कुछ पेंटागोन बनाते हैं, क्लियर। तो षटकोणीय फलक जो होते हैं, 6 का 6 का मतलब क्या है, षटकोणीय फलक। तो जो षटकोणीय फलक होते हैं उनमें कार्बन के बीच की जो आपके डिस्टेंस देखने को मिलेगी वो 1.38 एंगस्ट्रॉम में देखने को मिलेगी। एंगस्ट्रॉम भी लगभग एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये भी नैनोमीटर के ही आसपास की रेंज का है, क्लियर, ओके। और जो आपके पंचकोणीय और षटकोणीय फलक होते हैं, पेंटागोन और हेक्सागोनल जो फलक होते हैं, उनके बीच की जो डिफरेंस होती है, डिस्टेंस होती है, वो होती है 1.45 एंगस्ट्रॉम की रेंज में, क्लियर। तो आई थिंक आप ये देख पाएंगे कि जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन ही होता है, तो उनमें जो कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो नैनोमीटर के आसपास की रेंज में ही होती है। जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड में तो क्लियरली नैनोमीटर है, लेकिन फुलरीन में ये रेंज कहां चली जाती है, क्योंकि फुलरीन आपको पता है, फुलरीन जो है वो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है। फुलरीन की जो डेंसिटी है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर। फुलरीन जो है उसमें जो कार्बन है वो थोड़े दूर होते हैं। भाई बॉन्ड लेंथ का ज्यादा होने का मतलब क्या है, बंध की लंबाई ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मतलब जो एटम्स हैं वो दूर हैं, क्लियर, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नैनो हम बात करने जा रहे हैं कि नैनो हमारी लाइफ में कहां रही है, क्लियर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट नैनो टेक्नोलॉजी का, और उसके बाद क्या हम यूज कर पा रहे हैं, क्लियर। चलिएगा, अब जो है हम लोग देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ही हम लोग आगे चलने वाले हैं, देखिएगा। देखिए, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। तो कुछ बेसिक चीजें जो कि आप समझ पाएंगे, जैसे डीएनए। दोस्तों डीएनए जो आपका होता है, डीएनए का डायमीटर कभी आपने पढ़ा होगा, डीएनए का व्यास।
तो डीएनए का जो डायामीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और 20 एंगस्ट्रॉम को जब आप नैनोमीटर में लिखेंगे तो आप कितना लिख देंगे, 2 नैनोमीटर। क्लियर? अरे समझिए, नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 की पावर -10। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, ये भी लिख सकते हो आप। 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो 2 नैनोमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए का जो डायमीटर है, डीएनए आपने डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा आनुवांशिक पदार्थ, तो डीएनए जो है वो भी नैनोमीटर की रेंज में ही उसका डायमीटर होता है। इसके अलावा जो सबसे छोटी कोशिका है, जो स्मॉलेस्ट सेल है, जिसको कि आप क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग किंगडम, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। और जहां तक आपको पता होगा, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया के जैसा जीव, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। और माइकोप्लाज्मा की खास बात है, मोनेरा किंगडम के अंदर ये आती है, यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उन सेल्स को बोला जाता है जिनमें न्यूक्लियस, जिनमें केंद्रक प्रिमिटिव होता है, अल्प विकसित होता है, लेस डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसको बोला जाता है केंद्रिका, वो केंद्रिका भी इनके अंदर एब्सेंट होती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा की जो विड्थ है वो भी कितनी होती है, लगभग 200 नैनोमीटर की रेंज में होती है। और इसको लिखा जाता है, इसकी जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो माइकोप्लाज्मा की साइज है वो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होती है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। क्लियर? चले आगे। ओके, और 0.1 से 0.3 माइक्रोन को चेंज करोगे तो ये लगभग 100 से 300 नैनोमीटर आएगा, एवरेज में लिख दिया गया 200 नैनोमीटर। क्लियर? 0.1 से 0.3 माइक्रोन को जब आप चेंज करोगे, क्लियर, तो माइक्रोन को जब आप यहां से चेंज करेंगे, मैं बता ही देता हूं आपको। देखो माइक्रोन बराबर होता है 10 टू दी पावर -6 मीटर। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो यहां से आप एक चीज समझ जाएंगे कि 1 माइक्रोन बराबर 1000 नैनोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितने नैनोमीटर, 1000। तो जब आप 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100। और जब आप 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300। एवरेज में लिख दिया गया है 200। क्लियर? ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो डीएनए की, हमारा जो डीएनए उसका जो डायमीटर है दैट इज इन नैनोमीटर रेंज, वो नैनोमीटर की रेंज में है, 2 नैनोमीटर का लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। माइकोप्लाज्मा की जो विड्थ है वो 100 टू 300 नैनोमीटर, एवरेज में 200 नैनोमीटर हमने लिख दिया है। माइक्रोन में अगर आपसे पूछे 0.1 से 0.3 माइक्रोन, एनसीईआरटी का डेटा है, एग्जाम्स में बहुत आता है। एक नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट है या फिर एक नॉर्मल कैलकुलेशन के द्वारा यह भी पता चला कि लगभग 1 सेकंड के अंदर, लगभग ईच सेकंड हमारे जो दाढ़ी के बाल हैं, जो हमारे हेयर्स हैं, जो हमारे बियर्ड में होते हैं, उनकी लेंथ लगभग कितनी बढ़ जाती है, 1 नैनोमीटर के करीब बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कांच की गोलियां होती हैं, जो बचपन में आपने खेले होंगे, जो कंचे होंगे कांच की छोटी छोटी, जो है ना, वो होते हैं ना गोलियां, जिनको आप यूं क्लियर खेलते हो। ओके, तो कांच की जो गोलियां होती हैं, ऐसा भी कहा गया है कि कांच की गोली अगर नैनोमीटर है तो पृथ्वी कितने मीटर होगी, 1 मीटर। मतलब इस तरह कह सकते हैं कि कांच की गोली और अर्थ के साइज में जो डिफरेंस है वही साइज नैनोमीटर में और मीटर में है। मतलब कि यह कहा जा सकता है कि 1 मीटर नैनोमीटर से उतना ही बड़ा है जितना कि कांच की गोली के कंपैरिजन में पूरी अर्थ है। क्लियर? डेटा भी मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, अभी थोड़ा आगे चलेंगे। क्लियर? अच्छा, अब सुनिएगा दोस्तों, अति सूक्ष्म आकार, वेरी स्मॉल साइज, नैनो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है। क्लियर? आप देख पा रहे हैं 1 मीटर, लगभग 1 मीटर कितना, लगभग इतना, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, 100 करोड़वां हिस्सा कितना छोटा होगा, हम नेकेड आईज के द्वारा, नग्न आंखों के द्वारा देख ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखिएगा, अति सूक्ष्म आकार, बेजोड़ मजबूती और टिकाऊपन के कारण, समझिएगा मतलब क्या है।
देखिए बहुत छोटा आकार है, वेरी स्मॉल साइज। गौर कीजिए जरा आप कि जब साइज बहुत छोटी होती जाती है ना, तो दोस्तों एफिशिएंसी, दक्षता बहुत बढ़ जाती है। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। कोरोना का वायरस है। कोरोना का वायरस है तो वायरस की जो सेल होती है वो भी लगभग नैनोमीटर के करीब की रेंज में ही होती है। क्लियर? जैसे बैक्टीरियल सेल है वो माइक्रोमीटर की रेंज में होती है, वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग वो नैनोमीटर की रेंज में है। नैनोमीटर की रेंज में एक कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और कोरोना वायरस ने लाखों करोड़ों लोगों को बीमार किया। क्लियर? अब आपने ये पाया है स्टडीज में कि कोरोना वायरस की बहुत सारे जो वेरिएंट्स हैं वो बदल कर आ रहे हैं। म्यूटेंट जो है वेरिएंट है वो आ रहे हैं। म्यूटेंट का मतलब क्या है? म्यूटेंट का मतलब होता है उत्परिवर्तित वैरायटी। उत्परिवर्तित का मतलब उनके जेनेटिक कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है बार बार। क्लियर? तो आपने देखा है कि भाई आपने वो नाम सुने हैं कि भाई लेम्डा कोरोना का, बीटा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, ये नाम आपने सुने हैं। क्लियर? तो कोरोना वायरस की जो नई वेरिएंट है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा, तो ये जो म्यूटेंट है ये क्या है? ये स्ट्रक्चर में छोटा सा चेंज। अब वो बहुत छोटी स्ट्रक्चर है वायरस, तो उसकी स्ट्रक्चर में छोटा सा भी चेंज होने से उसके जो इफेक्ट हैं, उसके जो प्रभाव हैं बहुत विशाल होने वाले हैं। एक इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर हो उसमें आप कोई चेंज करें और उस स्ट्रक्चर को 100 करोड़ भागों में तोड़ दें और उनमें से हर हिस्से की स्ट्रक्चर में चेंज करें और फिर वापस से उसको जोड़ें, तो उसका आपको इफेक्ट बहुत अलग, बहुत यूनिक, बहुत हटकर दिखने वाला है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आप पार्टिकल्स का साइज घटाते जाते हैं तो गाइस एफिशिएंसी बढ़ती जाती है और नैनो टेक्नोलॉजी इसी बेस पर कार्य कर रही है। आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, आप देखिएगा कि जो सबसे पहला माइक्रो एसडी कार्ड था, या कह सकते हैं सबसे पहला मेमोरी कार्ड, उसको 8-10 लोगों की सहायता से उठाकर ले जाया गया था। 5 MB का था। 5 MB का पहला मेमोरी कार्ड जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना था तो बहुत लोगों की हेल्प ली थी उसको उठाने में। और आज इतना सा माइक्रो एसडी कार्ड, इतना सा, जिसमें कि आप 32 GB, 64 GB, आज मोबाइल की इंटरनल मेमोरी तक आपकी 250 GB तक आ रही है। छोटी छोटी हार्ड डिस्क, इतनी सी छोटी छोटी हार्ड डिस्क जिनमें टेराबाइट तक का क्या आता है? स्टोरेज आता है। वो क्या किया आपने साइज को बहुत छोटा कर दिया है और एफिशिएंसी, दक्षता, प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया है? एनहेंस कर दिया गया है। यही नैनो टेक्नोलॉजी का पर्पस है, साइज को बहुत छोटा करना और साइज को बहुत छोटा करके दक्षता को बढ़ाना। क्यों बढ़ी है दक्षता? क्योंकि दोस्तों जब साइज छोटी होती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। एक और बात है कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका क्षेत्रफल और आयतन का जो अनुपात है, उनका जो सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बढ़ा हुआ होता है। देखिए आपके पास एक बॉल है, आपने उसको 1000 छोटी छोटी बॉल्स में तोड़ दिया। क्लियर? अब उस बॉल को आपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन अभी 1000 छोटी छोटी बॉल्स हो गई तो वो आपके हाथ में नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ गया लेकिन वॉल्यूम अभी भी वही है। सरफेस एरिया बढ़ गया तो वॉल्यूम का जो सरफेस एरिया के साथ रेशियो है, मतलब आप कह सकते हैं कि नैनो कणों का, नैनो पार्टिकल्स का सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो अनुपात है वो ज्यादा होता है सामान्य कणों की तुलना में। ठीक है? बहुत छोटा आकार, बेजोड़ मजबूती, टिकाऊपन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर में, जैविक साइंस के अंदर, बायोसाइंस के अंदर, पेट्रोलियम की फील्ड में, फोरेंसिक साइंस में, डिफेंस में आजकल नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। देखिए एक सिंपल सी लाइन, नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो अति सूक्ष्म मशीनें विकसित करने का विज्ञान है। यानी आप क्या बना रहे हैं? आप टाइनी मशीन्स बना रहे हैं, बहुत छोटी छोटी मशीन्स आप बनाएंगे, ये हमारा पर्पस है। आगे देखेंगे ऐसी मशीनें जो शरीर में उतर कर और हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी जो आर्टरी और वेन्स है, हमारी धमनियां और शिराएं हैं, उनके अंदर से गति कर जाए, बताइए, और उनके अंदर से गति करके हमारी बॉडी में जो बीमारियां चल रही हैं उनका अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट कर दे, है ना। कहीं पर बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा हो गए हैं तो वहां पर वो क्या कर दे, बैक्टीरिया जो है उनको खत्म कर दें। किसी भी मेडिसिन को हमें किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है, अभी हमें ब्लड के भरोसे रहना पड़ता है। कोई भी मेडिसिन खाई, पेट के अंदर खाई, वो ब्लड में घुलेगी, ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके अगर सर में दर्द है तो सीधा सीधा जो केमिकल है वो सर में ही जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए जो मशीन्स हैं जिनको आप कह रहे हैं नैनो रोबोट्स या नैनोबोट्स, नैनो रोबोट्स या नैनोबोट्स,
ये नैनोबोट्स क्या करेंगे, ये नैनोबोट्स को, इनको बोला जाता है दोस्तों टारगेटेड रोबोट्स। ये क्या करते हैं, टारगेटेड मशीन्स, इनको लक्ष्य कोशिका तक डायरेक्ट भेजा जा सकता है। कोई भी मेडिसिन आपको पहुंचानी है, कोई भी केमिकल आपको पहुंचाना है बॉडी में, तो सीधा टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट में आजकल नैनो रोबोट्स का प्रयोग किया जा रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट में कैसे कि बहुत सारे नैनो रोबोट जाते हैं और जो कैंसरस टिश्यू होता है उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, और चारों तरफ इकट्ठे होके वो क्या करते हैं, वो ब्लड की सप्लाई रोक देते हैं टिश्यू के अंदर। ब्लड की सप्लाई अगर रोक दी तो बताइए क्या होगा, ब्लड की सप्लाई रोक दी तो टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा और वो टिश्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। इसके अलावा कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में थ्रोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो कि क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग करती है, थक्का जमाती है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि कैंसरस टिश्यू का ट्रीटमेंट करना हो तो हम नैनो रोबोट्स के साथ थ्रोम्बिन प्रोटीन भेजते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन को नैनो रोबोट्स क्या करेंगे, जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है उसको टिश्यू के कैंसरस ऊतक के चारों तरफ जमा कर देंगे। थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करेगी, क्लॉट बना देगी वहां, और जैसे ही क्लॉट बना, टिश्यू के चारों तरफ क्लॉट बनेगा, तो जो टिश्यू है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से रुक जाएगी और टिश्यू डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ आगे चलेंगे, ऐसी मशीनें जो मोबाइल को आपके नाखून से भी छोटा कर दें। दोस्तों चावल के दाने के आकार तक का कंप्यूटर जो है वो डिजाइन में चल रहा है, उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मतलब राइस का जो एक मतलब एक दाना होता है उसकी शेप में तक कंप्यूटर्स। लैब ऑन अ चिप का मतलब है गाइस एक ऐसी चिप जिसके द्वारा आप लेबोरेटरी के बहुत सारे काम, प्रयोगशाला के बहुत सारे काम उस पर कंडक्ट कर सकते हो। आप अपनी बॉडी की बहुत सारी जानकारियां, आप अपनी बॉडी की जो हार्ट रेट है, आप अपनी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का मतलब रक्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, शुगर का लेवल क्या है, आपकी हार्ट रेट है, आपकी ब्लड प्रेशर वगैरह है, आपके हीमोग्लोबिन क्वांटिटी है, ये सब आप एक सिंपल छोटी सी चिप से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो उसको बोला गया लैब ऑन अ चिप, LOC, लैब ऑन अ चिप। क्लियर। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ऐसी धातु बहुत छोटे साइज की बना दें जो स्टील के कंपैरिजन में 10 गुना हल्की हो, स्टील के कंपैरिजन में बहुत हल्की हो लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मजबूत हो। दोस्तों छोटी सी चींटी अपने वेट से काफी गुना ज्यादा वजन उठा जाती है, अपने वेट से काफी ज्यादा वजन उठा जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप साइज घटाएंगे एफिशिएंसी बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है। क्यों बढ़ी? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रेशियो भी बढ़ जाता है। इसी तरह आगे बात करें, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल हम बना पाए जो स्टील से 10 गुना हल्का है और 100 टाइम क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो हम क्या करेंगे, हम जो खंबे वगैरह बनाएंगे वो बहुत कुछ एक इंच के, बहुत छोटी इंचेस की उनकी साइज होगी, लेकिन वो मजबूत इतने बड़े बड़े जो पोल्स आप लगाते हो उनकी तुलना में काफी गुना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने नैनो जो पार्टिकल्स हैं, हमने जो नैनो फाइबर्स हैं उनका वहां पे यूज किया है। क्लियर। नेक्स्ट बात हमने की है कि नैनो टेक्नोलॉजी की जो दक्षता है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, और सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो इसका फायदा डायरेक्टली एफिशिएंसी के साथ देखने को मिलता है। जैसे आप दवाइयां हो, क्लियर, दवाइयों को पीस कर दिया जाता है, सिरप की फॉर्म में दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो अच्छे से क्या करती हैं, हमारी सेल्स में जाके एब्जॉर्ब होती हैं। इसके अलावा शुगर वगैरह है, शुगर खाएं आप, दाने खाएं, और एक उसका पाउडर बनाकर खाएं, तो पाउडर विल बी मोर टेस्टी, पाउडर ज्यादा टेस्टी लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया यहां पर क्या हो चुका, बढ़ चुका। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा एक फ्यूचर है, और हर फील्ड में, चाहे डिफेंस बात करें, चाहे एग्रीकल्चर बात करें, चाहे मेडिसिन बात करें, चाहे आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे आप बात करें बायोसाइंस, एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी, उस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का एक छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, चाहे डीप से डीप, डिटेल और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आया, आप उसे अच्छे से आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इस बात को समझेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी में जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये एक डिफरेंस की बात है कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बड़े आकार वाले प्रॉपर्टीज के गुणों से क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब कि एक ही मेटल, एक ही धातु
अभी वो बड़ी साइज वाले पार्टिकल है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी, और उसी मेटल के जो नैनो पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी। मतलब जैसे जैसे आप साइज को बहुत ज्यादा छोटा करते गए, उसी मेटल की प्रॉपर्टीज में चेंज आने लग जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, जिंक की बात कर लें। जिंक की जो लेयर होती है, जस्ता आपने देखा होगा, तो जिंक की जो लेयर है वो अपारदर्शी है। अपारदर्शी को ओपेक भी कहते हैं, या कह सकते हैं नॉन परमेबल है, आर पार नहीं देख सकते आप। लेकिन जब आप जिंक के बहुत सारे क्या लेंगे, नैनो पार्टिकल लेंगे, और उन नैनो पार्टिकल से मिलाकर उतनी ही मोटी आपने परत बना दी, उसके बावजूद भी वो कैसी होगी बताइएगा, वो परमेबल लेयर होगी, वो पारदर्शी लेयर होगी। क्लियर। इसी तरह नैनो कणों के कारण सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब एफिशिएंसी में भी चेंज आता है। सिल्वर नैनो कण एंटीबैक्टीरियल का कार्य करते हैं। चांदी जब सॉलिड फॉर्म में है और चांदी के जब बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो जीवाणुरोधी नहीं है, लेकिन जब सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स बना दिए जाते हैं तो एंटीबैक्टीरियल होती है, वो ऐसे आयन रिलीज करने लग जाती है जिसके कारण बैक्टीरिया, वायरस आदि की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, इनहिबिट होती है, प्रोहिबिट होती है, वो संदमित हो जाती है ग्रोथ। इसीलिए सिल्वर के जो नैनो क्रिस्टल्स हैं उसके मास्क जो है कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान काफी मार्केट में अवेलेबल हुए। क्लियर। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनसे जो आयन निकलते हैं उनके कारण जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो डैमेज होती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात करेंगे। एल्यूमिनियम जनरली इनफ्लेमेबल है, जनरली जलता नहीं है, अज्वलनशील है, लेकिन नैनो रेंज के अंदर जब एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स आप बनाएंगे तो वो कैसे हो जाते हैं, वो फ्लेमेबल हो जाते हैं, वो जलने लग जाते हैं। नेक्स्ट, नैनो लेयर पर जब आप जाएंगे, नैनो लेयर पर, नैनो रेंज पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात, नैनो टेक्नोलॉजी के जो पार्टिकल्स हैं उन पर परंपरागत भौतिकी का मतलब है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में के जो नियम है, क्लासिकल फिजिक्स में जैसे कि न्यूटन के नियम है ना, मोशन के अंदर बड़े पे जो पिंड होते हैं उन पर न्यूटन के नियम लागू होते हैं, उन पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें कूलाम के नियम वगैरह लागू होंगे। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी कहां पर, जब नॉर्मल साइज के पार्टिकल्स होंगे तो उनके अंदर क्लासिकल फिजिक्स के जो रूल्स है वो सारे अप्लाई होंगे। क्लियर। और क्वांटम फिजिक्स के जो रूल्स हैं वो उन पार्टिकल्स पर अप्लाई होते हैं जिनकी साइज फर्मी मीटर की रेंज में होती है, 10 की पावर -15 मीटर की रेंज में। क्लियर। तो फर्मी मीटर की रेंज में जिन कणों का साइज होता है उन पर क्वांटम भौतिकी के रूल्स लगते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके। और जो बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन पर क्लासिकल फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी, जिसमें कि आप लोग जो है हीट है, थर्मोडायनेमिक्स है, न्यूटन के रूल्स हैं, ये सब पढ़ते हैं आप लोग। क्लियर। तो वो सब अप्लाई होंगे, लेकिन नैनो पार्टिकल्स पर ना तो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं, ना ही क्वांटम फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। ये अपने आप में अलग से प्रॉपर्टीज, अलग से जो क्वालिटीज हैं वो शो करते हैं। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो जिंक की जो परत है वो क्या है बताइएगा, वो अपेक है, अपारदर्शी है, लेकिन किस साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके पारदर्शी हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर नैनो पार्टिकल्स। क्लियर। कौन सा मेटल ऐसा है जो कि नैनो लेयर पर जाकर, नैनो लेवल पर जाकर एंटीबैक्टीरियल का काम करने लग जाता है, तो आप कहेंगे सर सिल्वर। क्लियर। बात समझ में आ गई। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि सामान्यतः अज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है, बट जब वो नैनो स्केल में चला जाता है, नैनो पैमाने में चला जाता है, या उसके नैनो पार्टिकल्स प्राप्त किए जाते हैं तो वो फ्लेमेबल हो जाते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आई होप एक पॉइंट टू पॉइंट बात आपके दिमाग में जा रही होगी। उस तरह समझेंगे कि जिस बच्चे ने कभी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है वो भी पढ़े, और धीरे धीरे लेवल को उस जगह जाकर रखेंगे कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। क्लियर। तो लीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ चीजें, कुछ विजुअल्स ऐसे दिखाता हूं जिनसे आपको थोड़ा चीजों को समझने में हेल्प होगी। देखिएगा, देखिए जैसे हमने अभी बात की थी ये वाला, देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज 5 MB का जो मेमोरी कार्ड था उसकी इमेज है।
आप देखिएगा 5 MB, आज की डेट में 5 MB मतलब हमारी एक जो फोटो होती है कैमरे से ली हुई, वो फोटो भी मतलब 8 से 10 MB की साइज की होती है। तो 5 MB का जो मेमोरी कार्ड था उसको इतने लोगों की हेल्प से क्या किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। कभी कभी जो कंप्यूटर स्टोरेज है उसका ये साइज हुआ करता था, धीरे धीरे साइज को क्या कर दिया गया, धीरे धीरे साइज को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया। और आज एक माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर एक माइक्रो एसडी कार्ड इतनी सी साइज होती है, उस साइज के अंदर आप लोग जो है वो 32 GB, आप 64 GB तक का जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, ये नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। क्लियर, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे अभी हमने बात की थी नैनो रोबोट्स की। तो देखिए नैनो रोबोट्स कुछ इस तरह काम करते हैं। नैनो रोबोट्स को ब्लड के जो थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बॉडी में छोड़ दिया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और वहां जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट यहां पे डैमेज हो गया है। क्लियर, तो नैनो रोबोट्स को हम लोग इस तरह बॉडी में छोड़ते हैं। साथ में हम लोग जो है कैमरा सेंसिंग के द्वारा हम लोग जो है देखते हैं मॉनिटर पर कि कैसे वो काम कर रहे हैं। क्लियर, ऐसी माइक्रोस्कोपी भी बन चुकी हैं, ऐसी माइक्रोस्कोपी भी आ चुकी हैं जो कि नैनो स्केल के पार्टिकल्स की अच्छे से इमेजिंग भी कर सकती है और अच्छे से विजुअलाइजेशन भी दे सकती हैं। क्लियर, तो आप लोग जो डैमेज्ड जो हमारे पार्ट हैं बॉडी के, उनको आप क्या कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। कहीं पर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है उसको वहीं पर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, लेजर ट्रीटमेंट दे सकते हो, कोई मेडिसिन किसी टारगेट तक पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ आप जो प्रोडक्ट चाहें वो प्रोडक्ट आप अपने टारगेट ऑर्गन तक, टारगेटेड मेडिसिन बोला जाता है इसको, लक्षित औषधि, किसी औषधि को उसके जस्ट टारगेट तक पहुंचाना, ये नैनो रोबोट्स का काम मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल एंड हेल्थ की फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा, और मैं बताता हूं आपको, ये लीजिए हमारी आरबीसी के अंदर, हमारी किसी सेल के अंदर, मान लीजिए आरबीसी है हमारी, किसी भी सेल के अंदर आपको क्या करना है, आपको कोई ट्रीटमेंट देना है तो आप ये नैनो रोबोट्स की सहायता से दे सकते हैं। इसके अलावा कैंसरस टिश्यूज का ट्रीटमेंट करते हुए ये रोबोट देखिएगा। क्लियर, कैंसरस टिश्यू को क्या कर रहा है, ये कैंसरस टिश्यू के अंदर क्लोटिंग बना रहा है, कैंसरस टिश्यू के अंदर ब्लड की सप्लाई रोक रहा है। ब्लड की सप्लाई रोकने के कारण जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सेल्स जो है वो अपना अनकंट्रोल्ड डिवीजन, कैंसर हुआ क्यों, कैंसर तब हुआ जब हमारी बॉडी की कोई सेल्स अनकंट्रोल्ड माइटोसिस स्टार्ट कर दें। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन अनियंत्रित हो जाए, और समसूत्री विभाजन जब अनियंत्रित हो जाएगा तो सेल्स बहुत रैपिडली ग्रो करेंगी, साइज में भी और नंबर में भी। क्लियर, तो ट्यूमर बन जाएगा। ओके, नैनो रोबोट्स का काम है उस टिश्यू के अंदर ब्लड की सप्लाई को रोक देना, जिससे कि वो टिश्यू ग्रोथ कम करे, स्लोली करे और धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ रुक जाए। क्लियर, अच्छे से शायद देख पाए होंगे आप। चलें आगे। क्लियर, अब बात करते हैं हम लोग, देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ साइजेस जिनकी बात कर लेते हैं, जिनका कंपैरिजन करेंगे नैनो साइज से। गीगा, देखिए गीगा मतलब होता है 10⁹ गीगावाट। सुना होगा आपने जब आप बिजली के बारे में बात करते हैं, मेगावाट, गीगावाट, तो गीगा का मतलब होता है 10⁹, और इसका मतलब होता है 1 अरब। जो हमारी पृथ्वी है उसका जो साइज है वो क्या है, 1.2 × 10⁷ मीटर की साइज है। क्लियर, अब वही बात आ गई, देखिए जो कांच की गोली होती है उसकी साइज सेंटीमीटर रेंज में होती है। देखिए कांच की गोली उसकी साइज 10⁻⁻² रेंज में होती है, और ये किस रेंज में बताइए, ये आपका है 10⁻7 रेंज के अंदर। ठीक है, तो जरा सा इसको गौर करेंगे। क्लियर, पृथ्वी का जो शेप है वो 10⁻7 के अंदर। अब ये कितना बड़ा है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो हम पृथ्वी का जो साइज है उसमें भाग लगाएंगे किसका, गोली की साइज का। तो बताइए कितना आया, 10⁹ इसका मतलब वही बात आ गई, 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁹ तो यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि एक नैनोमीटर के कंपैरिजन में 1 मीटर लगभग उतना ही है जितना कि एक कांच की जो गोली होती है, ग्लास की जो गोली होती है, उस गोली से अर्थ जितनी बड़ी है उतना ही 1 मीटर नैनोमीटर के कंपैरिजन में बड़ा है। ये कैलकुलेशन समझ पाए आप? फिजिक्स का जिनको थोड़ा नॉलेज रहा हो, मेजरमेंट जिन्होंने पढ़ा हो, अच्छे समझ पाए होंगे। देखिए अर्थ की साइज क्या है, लगभग 10⁻7 मीटर की रेंज में, कांच की गोली 10⁻² मीटर रेंज में, जो कि सेंटीमीटर रेंज में होती है। जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने पाया कि जो अर्थ है वो कितने गुना बड़ी है, 10⁹ मीटर नैनोमीटर से कितना गुना बड़ा है, 10⁹ गुना बड़ा है। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है।
मेगा की बात करेंगे 10 की पावर 6, किलो की बात करते हैं 10 की पावर 3, टेनिस बॉल जो होती है वो आप 10 की पावर -1 रेंज में होती है, जिसको डेसी बोला जाता है। क्लियर। और जो पेन है, कांच की गोलियां हैं, ये सेंटीमीटर की रेंज में होती है। मिलीमीटर 10 की पावर -3 होता है ना। क्लियर। मिलीमीटर मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, बात वही है। ठीक है, क्लियर। माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की जो साइज होती है, क्लियर, वायरस की 10 की पावर -7 जो मीटर की रेंज में होती है। बाकी बैक्टीरिया का साइज या फिर कोशिकाओं का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। जीवाणु कोशिका, आरबीसी का साइज हुआ, क्लियर, और जो आपके सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनका जो साइज हुआ वो माइक्रोन रेंज में होता है, उसको माइक्रोमीटर बोला जाता है। क्लियर। नैनो की बात करते हैं तो नैनो में डीएनए का साइज, कार्बन नैनो ट्यूब्स, आगे पढ़ेंगे। क्लियर। 10 टू द पावर -10 परमाणु की त्रिज्या है, एटम का रेडियस है, और 10 टू द पावर -15 किसका रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस है। क्लियर। ठीक है, तो ये कुछ साइजेस के बारे में बातचीत हैं, जिससे ये क्वेश्चन काफी बन जाता है कि जो एटम का साइज है, एटम का साइज है, एटम की जो रेडियस है वो 10 टू द पावर -10 मीटर है, या फिर कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम रेंज में होती है। क्लियर। कभी कभी एंगस्ट्रॉम ऑप्शन में ना हो तो नैनोमीटर रेंज में भी कर सकते हैं, नैनो रेंज। इसके बाद न्यूक्लियस की अगर आप बात करते हैं, जो नाभिक होता है एटम का, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10 टू द पावर -15 मीटर की रेंज में होती है, उसको फर्मी मीटर बोला जाता है। क्लियर। और नैनोमीटर की रेंज में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, डीएनए है, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, ये पढ़ेंगे आगे चल के, कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, तो माइक्रो रेंज में क्या होता है, बैक्टीरिया का आकार, कोशिका का आकार, आरबीसी का आकार माइक्रो रेंज में होता है। वायरस की जो शेप होती है, वायरस की जो साइज होती है वो 10 टू द पावर -7 मीटर के करीब होती है। मिलीलीटर 10 की पावर -3, सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, जिसमें पेन की मोटाई, कांच की गोलियां। डेसीमीटर 10 टू द पावर -1 टेनिस बॉल, किलो, मेगा, गीगा। क्लियर। ये बेसिक एनालिसिस है। ठीक है, चलते हैं आगे। पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिएगा, अब बात करते हैं वहां से जहां से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो अब तक पढ़ा है, वहां से भी काफी बनते हैं, बट डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन वहां से नहीं। वहां केवल एक्सप्लेनेशन था कि व्हाट इज नैनो, व्हाट इज नैनो साइंस, क्या जरूरत पड़ी हमें। यहां देखेंगे साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर पदार्थों का नैनो स्केल पर स्टडी किया जाता है, तथा एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर, परमाणुविक या आणविक स्तर पर उनकी स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, और एप्लीकेशंस डिजाइन किए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, नैनोटेक बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैनो टेक्नोलॉजी टर्म पहली बार जापानीज साइंटिस्ट नोरियो तानिगुची ने 1974 में नैनोटेक टर्म को यूज किया। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है, रिचर्ड फिनमैन को बोला जाता है दोस्तों। फिनमैन ने 1959 में 1959 में दोस्तों एक भाषण दिया था, एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर में उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन काफी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, काफी बार, एक बार नहीं, काफी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि रिचर्ड फिनमैन का जो स्टेटमेंट था वो क्या था। रिचर्ड फिनमैन ने कौन सा स्टेटमेंट ऐसा दिया जिसकी वजह से जो नैनो साइंस है उसका फ्यूचर जो आपने देख रहे हैं वो उस समय के लिए फ्यूचर ही था। तो नैनो साइंस आज जहां है वो रिचर्ड फिनमैन के उस स्टेटमेंट की वजह से है। वो स्टेटमेंट था दोस्तों, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। रूम का मतलब है स्पेस, प्लेंटी का मतलब बहुत सारा, और बॉटम का मतलब तल। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि तल में बहुत जगह है। तल का मतलब है किसी भी पदार्थ का बॉटम, किसी भी सब्सटेंस का बॉटम क्या है, एटम, परमाणु। क्लियर। तो जब किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाओगे तो जो बॉटम आपके पास मिलेगा, जो आपको क्या मिलेगा, जो आपको सबसे स्मॉलेस्ट साइज मिलेगी, वहां पर बहुत स्पेस है, वहां पर बहुत स्कोप है, वहां पर बहुत फ्यूचर है। ये बात बोलकर गए थे रिचर्ड फिनमैन ने कहा कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम, तल में बहुत जगह है, तल में बहुत फ्यूचर है, तल में बहुत सारा स्कोप है, और तल में बहुत सारी एफिशिएंसी है। ये बात किसने बोली है, रिचर्ड फिनमैन ने। क्लियर। तो रिचर्ड फिनमैन को फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, और याद रखेंगे इंडिया में फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है प्रोफेसर सीएनआर राव। प्रोफेसर सीएनआर राव को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। क्लियर।
नैनो स्केल का मतलब बता चुका हूं, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, या फिर 10 टू द पावर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर। नैनो एक ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है जिसका मतलब है बोना, और टेक्निकल लैंग्वेज में नैनो का मतलब है 10 टू द पावर -9 पैमाना पर स्केल, मतलब वही बात है, 10 टू द पावर -9 वो कहलाता है आपसे नैनो। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्लियर कि नैनो टेक्नोलॉजी टर्म नोरियो तानीगुची ने 1974 में क्या की थी, यूज की थी। चलिए क्लियर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब पढ़ेंगे गाइस हम टाइमलाइन, ये हमारे काम का है। टाइमलाइन का मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो इतिहास रहा, नैनो टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर रहा, क्लियर, वो तो आगे आप देखेंगे, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो हिस्ट्री में कैसे हुआ है, पास्ट में नैनो टेक्नोलॉजी कहां कहां आपको देखने को मिली और कहां कहां देखने को मिलेगी, ये बात हम लोग जो है करने वाले हैं। कहां पर ये बात हम करने वाले हैं अभी की कक्षा में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। लोग स्टार्ट करते हैं लगभग रिचर्ड फिनमैन के टाइम से, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 3000 साल पहले से, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा जो एंशिएंट टाइम था तभी भी नैनो टेक्नोलॉजी को भले ही नैनो टेक ना कहते हों, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी जैसी चीजें, नैनो टेक्नोलॉजी के जैसा सिस्टम, नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा तभी भी थी। देखिए दोस्तों, लगभग 3000 साल पहले एक उपनिषद था भाई, श्वेताश्वतरो उपनिषद। ये हमारे जो हिंदू धर्म के जो पुराण, वेद, उपनिषद वगैरह, ग्रंथ वगैरह जो होते हैं उनमें से एक है। श्वेताश्वतरो उपनिषद में ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल की क्या साइज रही होगी उसके बारे में श्लोक के द्वारा वर्णन किया गया था। देखिएगा, केशाग्र शतभागस्य, केशाग्र का मतलब क्या है, केश का मतलब होता है बाल, अग्र का मतलब है आगे, मतलब बाल के आगे का भाग जो होता है, क्लियर, उसके शतभागस्य, उसके कितने भाग लो, 100 भाग, और उन 100 भागों के भी 100वां भाग लें। क्लियर, क्या कह रहा है, देखिए, यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में डिवाइड किया जाए और प्रत्येक भाग को फिर 100 भागों में डिवाइड किया जाए, तब शेष बचा हुआ जो भाग है वो ब्रह्मांड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो कि लगभग आज की डेट में किसके बराबर आता है, नैनो के बराबर। अगर आप किसी बाल को केशाग्र शतभागस्य शतांशम सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण, चित्कण का मतलब होता है सबसे सूक्ष्मतम कण। इसका मतलब ही यही है कि भैया, अगर आप मानव के बाल का जो आगे का टिप है, जो हेयर टिप है, अगर आप उसको क्या करें, 100 टुकड़ों में बांटें और उन 100 टुकड़ों को अगेन 100 टुकड़ों में बांटें, तो जो शेष बचा हुआ भाग है, जो लास्ट में जो बचा हुआ भाग है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब वो सबसे छोटी साइज है, वो सबसे छोटे कण के बराबर का साइज होगा, और वो लगभग कैलकुलेशंस में आज किसके बराबर आता है, नैनो के बराबर आता है। सबसे पहली बार एंशिएंट रोम के अंदर, रोम में लगभग 4वीं शताब्दी में शीशे के जो रंग बिरंगे प्याले थे, ग्लास के जो कलरफुल क्या थे, जो कप्स थे, क्लियर, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे, और वो क्या थे, वो कलरलेस हुआ करते थे। कलरलेस ग्लास को क्या करते थे, सोने और चांदी के नैनो कणों का प्रयोग करके उसको क्या किया जाता था, उसको अलंकृत किया जाता था, उसको डेकोरेट किया जाता था। सोने में भी देखिए, सोने का जब आप नॉर्मल साइज में, जब आप जो साइज देखते हैं, बड़े आकार के कणों में सोने का रंग पीला है, लेकिन नैनो पार्टिकल्स जो सोने के होते हैं उनमें आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। माइकल फेराडे जो थे, उन्होंने सोने के अंदर, जो गोल्ड है उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स जो थे उनके अंदर डिफरेंट कलर्स को देखा था। क्लियर, तो वही बात है कि नैनो रेंज में जब जाते हैं पार्टिकल्स, तो वो प्रॉपर्टीज में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, क्लियर। नैनो विज्ञान के प्राचीन अनुप्रयोग के रूप में काजल का नाम लिया जाता है, लैंप चार, काजल कैसे बनाते हैं, काजल कार्बन का एक्रिस्टलीय अपर रूप है, नॉन क्रिस्टलाइज्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सौंदर्य और स्वास्थ्य कारणों से बहुत पहले से काजल बिल्कुल यूज में लेते हैं।
काजल बनाने के लिए विधि क्या काम में ली जाती है? देखिएगा, सरसों के तेल या घी का दीपक जो लिया जाता है, सरसों का तेल डालते हैं, घी डालते हैं, दीपक लेते हैं और दीपक के ऊपर क्या रख देते हैं? बर्तन। काजल बनाने की आपके घरों में भी महिलाएं, हमारी मां बहनें क्या बनाती हैं? काजल बनाती हैं। तो काजल बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि जो दीपक होता है उसके ऊपर धातु के पात्र को रख देते हैं। उसमें क्या देखेंगे आप? तेल का जब इनकम्प्लीट कॉम्बिशन होता है, इनकम्प्लीट कॉम्बिशन का मतलब है अपूर्ण दहन। जब इनकम्प्लीट कॉम्बिशन होता है तो इनकम्प्लीट कॉम्बिशन होता है तो जो कार्बन है उसमें क्या पाई जाती है? नैनो ट्यूब्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नैनो ट्यूब्स का मतलब वो जो कार्बन होता है उसके अंदर 10⁻⁻⁹ मीटर की रेंज के अंदर ट्यूब्स पाई जाती हैं। इस प्रकार टोटल जो कार्बन आपको प्राप्त होता है काजल के रूप में, उसका लगभग 1% भाग जो होता है वो किसके द्वारा बनता है? नैनो पार्टिकल्स के द्वारा। यानी वहां पर भी नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जापान के अंदर जो समुराई स्वॉर्ड्स होती हैं, समुराई तलवारें, जो कि चाइनीज मूवीज में आपको बहुत देखने को मिलेंगी, समुराई तलवारें। तो समुराई तलवारें जो होती हैं ये जापान के अंदर पहले युद्ध विद्या में काम में ली जाती थी। ये इन तलवारों की खास बात थी बहुत तेज धार और मजबूती। क्लियर? तो इन तलवारों को बनाने के लिए फोर्ज एंड फोल्ड मेथड, बनाओ और मोड़ो, बनाओ मोड़ो, फैलाओ मोड़ो, पहले पीट पीट के फैलाते थे, साइज छोटा करने के बाद फिर मोड़ के वापस फोल्ड करते थे। ठीक है? तो फोर्ज एंड फोल्ड तकनीकी काम में ली जाती थी। धातु को पहले गर्म करके क्या करते थे? पीटते थे, फिर पतला करके मोड़ते थे। क्लियर? ऐसा बार बार जब करते थे तो धातु की पतली सतह, लगभग 50-100 बार करते थे तो धातु की सतह क्या हो जाती थी? बहुत पतली हो जाती थी। कितनी नैनोमीटर रेंज में? लगभग 50 नैनोमीटर की रेंज में। और जब इस रेंज में जब वो लेयर पतली होगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पॉइंटेड, बहुत ज्यादा धारदार, नुकीली वो क्या हो जाती है? तलवार हो जाती है। तो जापान की जो एंशिएंट समुराई स्वॉर्ड्स हैं, तलवारें हैं, उनके अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज में लिया जाता था। बनारसी साड़ी, जो कि बनारस के वहां पर काफी अट्रैक्शन है महिलाओं में, पहनती, हमारे यहां पर भी पहनती है महिलाएं बनारसी साड़ी। तो बनारसी साड़ी में सोने का पतला फाइबर होता है जिसकी कढ़ाई की जाती है। ये फाइबर भी लगभग 10 माइक्रोन यानी नैनो रेंज के अंदर आते हैं। क्लियर? और सोने के इन फाइबर्स की वजह से जो साड़ी है उसकी जो ब्यूटी है वो काफी गुना एनहेंस हो जाती है। क्लियर? तो ये फाइबर्स भी आपके जो नैनोमीटर रेंज के होते हैं। नेक्स्ट, समुद्री एक शैवाल है दोस्तों, एक मैराइन एल्गी है जिसका नाम है एमिलेनिया हॉक्सली। एनिमेलिया हॉक्सली नाम का जो शैवाल है, इसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर रेंज का है। क्लियर? और क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्लियर? इसका जो खोल है, इसका जो आवरण है वो किसका बना होता है? क्रिस्टलाइज्ड कैल्शियम कार्बोनेट का। नैनो साइज के पोर्स, नैनो साइज के रंध्र इसकी विशेषता में पाए जाते हैं और इन्हीं डिजाइनों से प्रेरित होकर आर्टिफिशियली क्या बनाए गए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को क्या किया गया है? बनाया गया है। और प्रयोगशाला में एक क्रिस्टल नैनो क्रिस्टल से काफी ज्यादा क्या है? अलग है। समझिएगा, एक एल्गी था, एल्गी का नाम था एमिलेनिया हॉक्सले। इसका जो आवरण है, इसका जो खोल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और उसकी रेंज क्या है? लगभग 2.5 माइक्रोमीटर है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं? पोर्स पाए जा रहे हैं, रंध्र पाए जा रहे हैं, वो इसकी विशेषता है। हमने उसी के बेस पर, हमने उसी के जैसा कैल्शियम कार्बोनेट के नैनो क्रिस्टल्स का हमने क्या किया? विकास किया। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। ठीक है? दूसरा एग्जांपल में देखेंगे डाइटम्स। दोस्तों, डाइटम्स जो होते हैं, डाइटम्स होते हैं प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, जंतुओं के प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं और डाइटम्स भी एक तरीके के शैवाल ही होते हैं। क्लियर? डाइटम्स के अंदर, डाइटम्स की बात करें तो बिल्कुल यूनिसेलुलर एल्गी हैं, एक कोशिकीय शैवाल हैं। इनकी विशेषता सिलिकॉन ऑक्साइड के बने हुए सरंध्र आवरण। याद कीजिएगा, याद कीजिए, डाइटम्स की जो सेल वॉल है, डाइटम्स की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? डाइटम्स की सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। क्लियर? और ये मेथड भी था, ये पढ़ाया भी था मैंने कि डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है सिलिका की बनी होती है। इससे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कोई व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी पानी से आपने रिकवर की है, पानी से आपने प्राप्त की है, मतलब तालाब वगैरह के अंदर, नदी के अंदर, अब आपको पता लगाना है कि वो पानी में डूबने की वजह से मरा है या फिर पहले से मर चुका था फिर पानी में फेंका गया है। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लंग्स को चेक करेंगे। अगर उसके लंग्स में सिलिका मिली तो इसका मतलब वो जिंदा पानी में डूबा था, फिर उसने सांस ली, रेस्पिरेशन हुआ, काफी देर तक रोकने की कोशिश की होगी, फिर भी मतलब जब नहीं कंट्रोल हो पाया तो सांस के द्वारा जो पानी है वो लंग्स में गया होगा, उसके साथ सिलिका अंदर जाएगी। तो अगर लंग्स में सिलिका मिलती है, इट मींस वो जिंदा पानी में डूबा था, उसके बाद मरा था।
अगर उसके लंग्स में सिलिका नहीं मिलती, फेफड़ों में नहीं मिलती, इसका मतलब उसने रेस्पिरेशन पानी में डूबने से पहले ही बंद कर दिया था, मतलब वो पहले ही मर चुका था। ठीक है, क्लियर। तो सिलिकॉन ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं ये यहां पर पाए गए और ये नैनोमीटर तक की रेंज के होते हैं। क्लियर। इसके अलावा हड्डियां जो होती हैं वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फोरेट के कंपाउंड से बनती हैं। तो हड्डियां हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती हैं। इसके अंदर भी आपको पोरस स्ट्रक्चर, सरंध्र संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण हड्डियां क्या होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं। इनका वजन कम हो जाता है, हड्डियों का वजन काफी कम होता है। वजन कम होने के बावजूद भी फीमर जो है शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पोर होने के बाद, छिद्र होने के बाद भी उसके अंदर क्या आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। इसका मतलब यह है कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होने के बावजूद भी उनमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। सनग्लासेस जो होते हैं उनमें ग्लास की जो कोटिंग होती है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के कारण वो स्ट्रांग हो जाते हैं, साथ ही साथ वो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, परावैंगनी किरणें जो आती हैं, उनको बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो जो सनग्लासेस होते हैं उनके अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी की जो नैनो कोटिंग होती है उसका प्रयोग किया जाता है। सनस्क्रीन और कॉस्मेटिक्स, भाई चेहरे को धूप से बचाने के लिए जो केमिकल्स लगाए जाते हैं, जो क्रीम वगैरह या जो कॉस्मेटिक्स लगाए जाते हैं, सनस्क्रीन वगैरह, तो उनके अंदर भी नैनो पार्टिकल्स यूज में लिए जाते हैं ताकि लाइट तो स्किन तक पहुंचे, लाइट तो आर पार पहुंच जाए, लेकिन दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज वहां पर अंदर ना पहुंचे। इसके अलावा पहने हुए जो कपड़े होते हैं उनको भी क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं नैनो पार्टिकल्स, और वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ बनाते हैं। मतलब ऐसे कपड़े, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स अगर आप काम में लेंगे तो ऐसे कपड़े बन जाएंगे जो बहुत स्ट्रांग भी होंगे, साथ ही साथ उनमें एयर वेंटिलेशन और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मतलब वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ बनाएंगे। साथ ही साथ उनके अंदर जो वाटर है, एयर है, उसका क्या नहीं होगा बताइए, जो एक्सचेंज है वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो याद रखेंगे आप, मजबूत बनते हैं कपड़े, तो कपड़ों में भी नैनो फाइबर्स का यूज किया जा रहा है आजकल। ठीक है, इसके अलावा टेनिस की जो बॉल है इनके अंदर भी आजकल नैनो कंपोजिट कोर बनाई जा रही हैं, स्मार्ट बॉल्स आ रही हैं, गोल्फ की बॉल ऐसी आ रही हैं जो कि जब एयर में जाती है तो वो लहराती नहीं है एयर की वेलोसिटी के कारण, विंड वेलोसिटी के कारण। मतलब अगर आपने गोल्फ की बॉल खेल रहे हो या टेनिस बॉल खेल रहे हो या क्रिकेट बॉल खेल रहे हो तो क्या हो रहा है कि अगर तेज हवा चली तो हवा की वजह से कई बार वो डाइवर्ट हो जाती है अपने पाथ से। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई या जो नैनो कोटिंग वाली जो बॉल्स हैं, वो बॉल अपनी सेल्फ कंट्रोल करती है अपने पाथ को, अपने गति के पथ को स्वयं नियंत्रित करती हैं। क्लियर। तो टेनिस की जो बॉल है उनमें नैनो कंपोजिट कोर बनाई जाती है ताकि उनमें बाउंस अधिक मिले, क्लियर, और वो ज्यादा टिकाऊ हो। ठीक है। पैकेजिंग जब आप करते हो, दूध आदि के कार्टून जो होते हैं उन पर नैनो पार्टिकल्स का आजकल यूज किया जा रहा है ताकि दूध जैसे प्रोडक्ट प्लास्टिक की थैली में काफी लंबे टाइम तक क्या रहें, तरोताजा रहें, उनके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो उनके अंदर ना पहुंचे। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की सतह क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। क्लियर। तो याद रखिएंगे, आपसे पूछा जाए एंटीबैक्टीरियल कोटिंग, अगर आप किसी भी जगह पर आप जीवाणु प्रतिरोधी क्या कर रहे हो, परत बना रहे हो, तो किसकी बनाई जाती है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनाई जाती है। क्लियर। तो हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है नैनो टेक्नोलॉजी का। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग एक्चुअल नैनो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई धीरे धीरे, कैसे हमने नैनो पार्टिकल्स को देखा, किन किन माइक्रोस्कोपी की सहायता से नैनो पार्टिकल्स का इमेज लेना पॉसिबल हुआ, किन साइंटिस्ट ने नैनो टेक्नोलॉजी को एक ऊंचे आयाम तक पहुंचाया, नैनो टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी जनरेशंस हैं, ये बात हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक समरी में आपको प्रोवाइड कराता हूं। हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज नैनो का मीनिंग क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें इसीलिए जरूरत पड़ी कि साइज छोटा हो जाए, क्योंकि बड़े साइज की चीजों को कैरी कर पाना, बड़े साइज की चीजों को सेफ रख पाना काफी मुश्किल है, साथ ही साथ उनमें उतनी एफिशिएंसी भी नहीं होती। तो हमें एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए और हमें स्पेस कम चाहिए, स्पेस नहीं देना हमें ज्यादा। क्लियर। अब आदमी मोबाइल रखेगा तो मोबाइल इतना बड़ा थोड़ी ना रखेगा, मोबाइल छोटा से छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो वो छोटा जो मतलब उसी के अंदर कैमरा आ जाए। अच्छा, अभी यूं कैमरा देखिए इतना बड़ा सारा होता है, लेकिन मोबाइल के अंदर उसी क्वालिटी का कैमरा एक छोटी सी साइज में आपको मिल जाता है। क्लियर। उसी के अंदर आपको इतनी बड़ी बड़ी मेमोरी, अभी मैंने आपको मेमोरी कार्ड दिखाया था जो पहले था, अभी आज अगर इतना बड़ा मेमोरी कार्ड होता तो आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होती क्या 500 जीबी की? नहीं होती ना। वो इसीलिए हो पाई ताकि आपने साइज को छोटा किया और एफिशिएंसी को बढ़ाया। दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। तो आगे चल के
कल की क्लास में भी हम हिस्ट्री को ही पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री। ये तो बेसिक था कि भाई इतिहास में बहुत पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में भी हमने नैनो टेक्नोलॉजी, भले ही हमारे वर्ड्स में नहीं थी नैनो टेक्नोलॉजी, हम लोग कह नहीं रहे थे, वर्ड यूज में नहीं ले रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनका हम लोग यूज बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्लियर? लेकिन एक्चुअल नैनो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, जो टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी है, क्या रही है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यस दैट इज नैनो, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करें और साथ में अपने आप को ये समझा दें कि हम लोग एक लेबल टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए अब जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक से एक चीजों को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री को कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी में हम ये भी पढ़ेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी के नुकसान क्या हो सकते हैं, इंडियन नैनो मिशन क्या है, इंडिया में नैनो मिशन को किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी जनरेशन है और उन जनरेशन में क्या क्या बना, और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज अलग अलग फील्ड्स में वो हम लोग पढ़ेंगे। तो काफी प्यारा ये लेक्चर, काफी प्यारा ये टॉपिक आपका रहेगा। आगे बात अगली कक्षा में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।